वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे आरपीडी एक्ट 2016 की बात हम करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आया था बेसिकली, है ना। तो पहले हुआ करता था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, बट 2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ठीक नहीं लगता, अब इसका नाम चेंज करके पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट किया जाना चाहिए। इसीलिए जब 2016 की एक्ट बनी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो उसमें राइट जोड़ दिया गया, अदरवाइज वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हुआ करता था। थोड़ा सा मैं आपको पर्सपेक्टिव बताऊं कि आरपीडब्ल्यूडी 2016 को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। चूँकि आप पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का जब आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो था वो काफ़ी कॉन्साइज नेचर्स का था, जिसमें बहुत कम दैट मीन्स 7 सिर्फ डिसेबिलिटीज जो हैं कि वो कवर किए गए थे, यानी कि वाइड रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज जो है वो कवर नहीं किया गया था, जबकि और भी बहुत सारे डिसेबिलिटीज के टाइप्स थे जो कि छूट गए थे। जैसे आपको ये भी पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी 1995 में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज इंक्लूड थी या इसमें से कौन सी डिसेबिलिटीज इंक्लूड नहीं थी। सो यू शुड हैव टू स्टडी अबाउट देम। वैसे मैं आपको बता दूं कि 7 तरीके की डिसेबिलिटीज जो हैं कि वो बताए गए थे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत, जिसको आपको याद रखना है। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ये 7, एक बार फिर से, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, ये 7 जो हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंतर्गत शामिल थे। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारें आई, तब उन्होंने कहा कि एक तो मैंने बताया कि यूपीए की सरकार में ही यह तय हो चुका था कि अब पीडब्ल्यूडी नहीं बल्कि आरपीडब्ल्यूडी रहेगा, है ना। तो अब वो आरपीडब्ल्यूडी हो गया और साथ ही मोदी जी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है कि आरपीडब्ल्यूडी 2016 बनाया। इसके अंतर्गत उन्होंने टोटल 21 तरीके की डिसेबिलिटीज़ को जो है कि कंसीडर किया और 21 तरीके की डिसेबिलिटीज़ का जो है कि बेसिकली उन्होंने चर्चा किया। अब इस 21 टाइप्स की जो डिसेबिलिटीज़ है उसमें से आप किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज़ में हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मदद की जाएगी। जो भी लीगल प्रोविजंस होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आपके लिए, वो आपको दिया जाएगा। तो आरपीडब्ल्यूडी 2016 को 16 में टोटल 21 टाइप के बेसिकली क्या कहते हैं कि डिसेबिलिटीज़ हैं। पहला जो डिसेबिलिटीज़ उसके अंदर बताया गया है वो ब्लाइंडनेस का है ना। ब्लाइंडनेस एक्चुअली में आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल विजन होता है वो 20/20 होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु या कोई चीज़ आपसे 20 मीटर दूर है और आप उसको 20 मीटर दूरी से अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग नॉर्मल विजन कहते हैं, है ना। अगर आपका क्या कहते हैं कि विजन 20/200 अगर हो जाता है, 20/200 हो जाता है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि ब्लाइंडनेस के कंडीशन में रखते हैं। यानी कि 20/200 कहने का मतलब ये है कि आप एक्चुअली में क्या करेंगे कि जो 200 फीट दूर आपकी वस्तु है उसको देखने के लिए आपको उससे मात्र 20 फीट दूर रहना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को आप देख पाएंगे। अगर कोई वस्तु 200 फीट दूर है तो उससे सिर्फ 220 फीट अगर आप आगे रहते हैं और तब वो दिखाई देता है अगर आपको, तो वो हम आपको कह सकते हैं कि वो ब्लाइंडनेस की कंडीशन है। यानी कि नॉर्मल विजन 20/20 है। अगर कोई पर्सन यानी कि 20 फुट दूर रखी चीज़ों को 20 फुट दूर से अगर देख पाता है तो वो नॉर्मल विजन का है। वहीं कोई पर्सन अगर 200 फीट दूर रखी वस्तु को अगर 20 फीट की दूरी से सिर्फ देख पाता है तो उस कंडीशन को हम लोग ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक और दूसरी टाइप्स की जो इसके अंदर बात की गई है एक्चुअली में, वो लो विजन का चर्चा किया गया है। लो विजन बेसिकली, लो विजन से यहाँ पे ये एक इंटरप्रिटेशन आ जाता है, हम लोग ये समझ जाते हैं कि जिसको कम दिखाई दे रहा है वो भी क्या लो विजन के अंदर रहेंगे। देखिए, कम दिखाई देने के बहुत सारी वजह हो सकते हैं, कोई एक पैमाना नहीं है कम दिखाई देने के, है ना, बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। तो लो विजन में सिर्फ उन्हीं कैटेगरी को रखा जाएगा जिनको कम तो दिख रहा होगा
कम तो दिख रहा होगा, लेकिन जिनको हम ग्लासेस के थ्रू या कॉन्टैक्ट सर्जरी के थ्रू या किसी अदर असिस्टिव और एडेप्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम ठीक नहीं कर सकते हैं, अगर वो ठीक नहीं हो सकता है कभी भी, तब हम उसको लो विजन के अंदर रखेंगे। यानी कि कम दिखाई दे रहा हो और उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, चाहे वो सर्जरी के जरिए से हो या ग्लासेस के जरिए से हो, तब हम उसको लो विजन के अंदर रखते हैं। इसके अलावा एक है लेप्रोसी क्योर्ड, जिसको हैंसन डिजीज भी कहते हैं शॉर्टकट में, और इसको आप कुष्ठ रोग भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ये पर्सन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको देखिए आप, है ना। तो इनको जो है कि लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन कहा जाता है, या इनको आप बेसिकली हैंसन डिजीज भी कह सकते हैं। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक फैलने वाली बीमारी है, एक संक्रमित बीमारी है। ये बेसिकली माइकोबैक्टीरियम लेपेरा की वजह से होने वाली बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम लेपेरा की वजह से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में आपके स्किन, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ये जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, ये जो सीने वाली रीजन है, ये आपका इसमें खास करके क्या कहते हैं कि प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। और ये जो है लेप्रोसी क्योर्ड किसी भी एज में हो सकता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। हाँ, लेकिन ये आमतौर पर देखे गए हैं, आमतौर पर देखे गए हैं कि 30 प्लस के बाद होते हैं, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। सो लेप्रोसी क्योर्ड को हैंसन डिजीज या कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ये एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, दैट मीन्स एक फैलने वाली, एक संक्रमित बीमारी है, और ये माइकोबैक्टीरियम लेपेरा की वजह से होता है। और ये हमारी स्किन को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी स्किन को, इसके साथ साथ आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, म्यूकोसल सरफेस को, और ये जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, इन सब को जो है कि वो प्रभावित करता है बेसिकली, है ना। उसके बाद चौथी कैटेगरी जो आरपीडी 2016 के अंदर बताए गए हैं, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट का बनाया गया है। देखिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी दो तरीके के होते हैं। एक पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, एक टोटली इनेबिलिटी टू हियर होता है। दो तरीके के होते हैं, और इन दोनों कंडीशंस को बेसिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर रखेंगे। तो जो पार्शियली हैं उनको तो एड्स वगैरह दे करके ठीक किया जा सकता है, कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जो टोटली इनेबिलिटी टू हियर है, दैट मीन्स जिसको आप डिफ कहते हैं, अगर किसी का हियरिंग 70 डेसिबल अगर लॉस है या क्षति है 70 डेसिबल से, यानी कि 70 डेसिबल के बाद वाली ध्वनि अगर उसको सुनाई देती है, तो उसको डिफ के कैटेगरी में रखते हैं। वहीं हार्ड ऑफ हियरिंग को अगर कोई पर्सन 60 से 70 डेसिबल के बीच की आवाज को सुन पाता है, ध्वनि को सुन पाता है, तो उसको हम लोग बेसिकली हार्ड ऑफ हियरिंग के अंदर रखते हैं। तो हार्ड ऑफ हियरिंग और डिफ दोनों के दोनों हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर आते हैं, दोनों आरपीडब्ल्यूडी 2016 में शामिल है। तो अगर कोई 70 डेसिबल से अधिक का अगर ध्वनि सुन पाता है, आवाज सुन पाता है, तो वो बेसिकली आपका क्या कहते हैं कि डिफ होगा। और कोई 60 से 70 के बीच की डेसिबल की अगर आवाज सुन पाता है, तो उसको हार्ड ऑफ हियरिंग कहेंगे। एक और है वहां पे हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से मतलब क्या है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी से मतलब ये है कि आपके हाथ में, पाँव में, है ना, एक्चुअली में जॉइंट्स में या मसल्स में या बोन्स में होने वाली डिसेबिलिटीज है हमारे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, है ना। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में आपके क्या होंगे? मूवमेंट बाधित हो जाएंगे, मूवमेंट आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे, यानी कि लिमिटेड मूवमेंट हो जाएगा आपका। दैट मीन्स आपके पाँव में, आपकी हाथ में, या आपके हड्डियों में, आपके जोड़ों में, या आपकी मांसपेशियों में बेसिकली डिसेबिलिटीज पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको चलने में, किसी चीज़ को पकड़ने में, या फिर क्या कहते हैं मूवमेंट में आपको परेशानी हो जाती है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ भी आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अंदर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आप डॉर्फिज्म, है ना, जिसको आप बौनापन भी कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे केस में, एक गीता की क्या नाम है मुझे सही से याद नहीं, साउथ की तरफ वो कहीं IAS ऑफिसर्स भी हैं, तो वो डॉर्फिज्म की ही शिकार हैं। और इस तरीके से अभी आपने यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे देखे होंगे छोटे मतलब नाटे टाइप के लोग। तो ये नाटे टाइप से मुराद ये नहीं है कि कोई नाटा है तो उसको डॉर्फिज्म कहेंगे, नो, देयर इज अ क्राइटेरिया टू से द नाटा,
ऐसे नहीं किसी को नाटा कह देंगे। तो डॉर्फिज्म वाला जो है कि डॉर्फिज्म वाले को बेसिकली क्या होगा, किसी का अगर बॉडी हाइट एवरेज बॉडी वेट से कम है, किसी का बॉडी हाइट अगर एवरेज बॉडी वेट से कम है तो उसको हम लोग डॉर्फिज्म के कंडीशन में रखते हैं। डॉर्फिज्म जो होता है वो कई कंडीशंस की वजह से हो सकता है। एक तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है और दूसरा ये हो सकता है कि बेसिकली एक क्या कहते हैं मेडिकल कंडीशंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन या किसी और तरीके की डिफिशियंसी, इसकी वजह से भी डॉर्फिज्म हो जाते हैं। डॉर्फिज्म के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है, अगर कोई इंसान 4 फीट 10 इंच से नीचे है, अगर कोई इंसान 4 फीट 10 इंच से नीचे का अगर है तो उसको डॉर्फिज्म के अंदर कंसीडर किया जाएगा, डॉर्फिज्म के अंदर रखा जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। एक है आपका मेंटल इलनेस या जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है, सोचने की सलाहियत महदूद हो जाती है, आपके मूड चिड़चिड़े से हो जाते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता, परसेप्ट आप चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को लंबे अरसे तक याद नहीं रख पाते हैं, है ना। और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो दैनिक जीवन की दिनचर्या है, हम उसको पूरा करने से फेल हो जाते हैं। बेसिकली जो मेंटल इलनेस है वो मेंटल रिटार्डेशन से अलग है। मेंटल रिटार्डेशन कंप्लीट अरेस्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, बट मेंटल इलनेस इससे बिल्कुल अलग है ना। उसी तरीके से आप एक जिसका आप देख रहे होंगे फिगर स्क्रीन पे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल है और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब मैंने पिछले ही वीडियो में आपको क्लियर किया है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि आमतौर पे जो डिसऑर्डर क्या कहते हैं कि 22 साल तक, यानी कि डेवलपमेंटल वाली जो ग्रोथ वाली एज, उस एज में अगर हो जाती है तो उस बीमारी को हम लोग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो एक न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से संबंधित और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि हमारी कम्युनिकेशन और हमारी बिहेवियर को मुतासिर करता है, प्रभावित करता है। हमारी कम्युनिकेशन और हमारी बिहेवियर को प्रभावित करता है बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी आमतौर पे किसी भी एज में हो सकता है, बट आमतौर पे जो इसके सिम्टम दिखाई देंगे आपको, वो आमतौर पे बचपना में इसके सिम्टम आपको दिखाई देंगे। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की कंडीशंस में क्या आपका कम्युनिकेशन और बिहेवियर जो है कि वो आपका बाधित हो जाएगा। ऐसे बच्चे अलग थलग रहना पसंद करने लगेंगे। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी में बेसिकली आप जानते हैं जो हमारा सेरेब्रल जो है उसमें एक्चुअली में पाल्सी हो जाता है, उसमें एक्चुअली में डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे फिजिकल डिसेबलिंग कंडीशन जो है कि वो पैदा हो जाते हैं। इसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। यानी कि सेरेब्रल पाल्सी कई वजह से हो सकती है। एक तो आपका क्या कहते हैं फ्रैक्चर्स या एक्सीडेंट वगैरह की वजह से भी हो सकती है, और ये भी मुमकिन है कि पैदाइशी तौर पे आप इस तरीके की जो है कि पाल्सी ले करके आए हों, पैदाइशी तौर पे आपके साथ इस तरीके की पाल्सी रही हो जिसको आपने ले करके आया है बेसिकली। सेरेब्रल पाल्सी एक्चुअली में अभी इनक्यूरेबल डिजीज़ है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको ठीक हम नहीं कर सकते। ये एक इनक्यूरेबल डिजीज़ है सेरेब्रल पाल्सी, है ना। इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारा एक न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो और मस्कुलर यानी न्यूरॉन से भी रिलेटेड है और मस्कुलर सिस्टम से भी रिलेटेड डिसऑर्डर है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियों में कंट्रिक्शन आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है हमारा जो है कि मतलब धीरे धीरे बॉडी का कंट्रिक्शन बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे मांसपेशियां कम होती चली जाती है, लिमिटेशंस मूवमेंट होने लगता है और इसकी वजह से और भी कई सारी परेशानी आने लगती है। बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है कि वो एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। डैट मीन्स वक्त के साथ ये घातक होता चला जाएगा, वक्त के साथ और भी भयानक होता चला जाएगा। इसलिए इस तरीके की बीमारियों को शुरुआत में आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त के साथ और भी घातक होता हुआ चला जाएगा आपका, है ना। जिसकी वजह से आपको क्या होगा, व्हील चेयर्स की ज़रूरत होगी, है ना। ऐसे आप नहीं चल पाएंगे,
सांस लेने में भी परेशानी आपको हो जाएगी, किसी चीज़ को खाने में भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है। यहाँ पे दो मामला है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। दैट मीन्स न्यूरॉन्स में भी डिस्ट्रॉफी है और उसके साथ साथ मस्कुलर में भी डिस्ट्रॉफी है बेसिकली, है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसा है कि क्या कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी के जो 10 टाइप बचे हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अभी 11 हमने इसमें इस वीडियो में कवर किया और नेक्स्ट जो 10 बचा है उसको अगले पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्ञान एकेडमी का चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आप ज्ञान एकेडमी ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे यूनिट वाइज, पेपर 1 के, पेपर 2 के। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल्स भी वहाँ से एक्सेस कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका।